हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे थे हम? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। इसी में हम लास्ट टॉपिक देखते हैं। गॉस की प्रमेय का आखिरी अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय का 5वां अनुप्रयोग है, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या है? ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फटाफट आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 5 है, 5वां अनुप्रयोग है। क्या है ये? 5, एप्लीकेशन नंबर 5 क्या है? 5वां अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कैलकुलेट करना है हमको? ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब अगर आप ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो हमने क्या माना एक ठोस अचालक गोला हो गया। ये ठोस अचालक गोला हो गया जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या कैपिटल R है। माना एक ठोस अचालक गोला जिसका केंद्र O और त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। जब इसे हम +Q आवेश देते हैं तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, कहां वितरित होगा? अचालक गोले में इसके आयतन पर वितरित होगा। तो जब हमने इसको +Q आवेश दिया तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अतः आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व, आवेश बटे आयतन। ठीक है, कंसीडर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग sphere having center O and radius capital R. When +Q charge is given to it, then it will be uniformly distributed over its volume. So volume charge density, ठीक है, क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आवेश बटे आयतन क्या होगा? आवेश बटे आयतन। अच्छा, हमने इसको आवेश बटे आयतन लिखा तो आयतन आवेश घनत्व को रो लिखते हैं। आवेश आपका क्या हो गया? Q हो गया और आयतन क्या हो गया? गोले का आयतन क्या होता है? ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन हो गया। ये बात समझ में आ गई। यहां से अगर मैं चार्ज को कैलकुलेट करना चाहूं तो Q इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये पहला इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण बन गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या कर रहे हैं हम? ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो माना एक ठोस अचालक गोला जिसका केंद्र और त्रिज्या कैपिटल R है। जब इसको +Q आवेश देते हैं तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः आयतन आवेश घनत्व आवेश बटे आयतन हो जाएगा। घनत्व रो हो गया Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। इसका हमने इधर गुणा किया तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब इस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले से लिए गए बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो गोले के कारण लिए गए बिंदुओं पर निर्भर करती है। तो इसमें भी 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या है? जब बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित है, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बिंदु कहां है? बाहर स्थित है। बिंदु कहां? बाहर स्थित है। ठीक है, दूसरी स्थिति बनेगी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इसका मतलब बिंदु कहां है? सतह पर स्थित है। कहां स्थित है? सतह पर स्थित है। और तीसरी स्थिति बनेगी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब कहां स्थित है? अंदर स्थित है। कहां है? अंदर स्थित है। तो ये 3 कंडीशंस है इसमें। ठीक है, क्या बताया? कंसीडर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग सेंटर O and radius कैपिटल R. When +Q charge is given to it, then it will be uniformly distributed over its volume. So volume charge density equal to charge upon volume, rho equal to Q upon 4/3 पाई r क्यूब। इसका इधर गुणा किया तो Q equal to rho into 4/3 पाई r क्यूब।
Now the electric field intensity due to this solid non-conducting sphere is depend on position of point from the center of sphere. So there are three cases, इसमें तीन कंडीशन होंगी। पहली क्या होगी, when point is outside on the surface, inside the surface, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहली स्थिति क्या है, जब बिंदु बाहर है, दूसरी क्या है जब सतह पर है, और तीसरी क्या है जब अंदर है, ठीक है। सो हम बात करते हैं अब इसमें फर्स्ट केस की कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। जब बिंदु गोलीय पृष्ठ के अचालक गोले के कहां स्थित हो, बाहर स्थित हो। बिंदु अचालक गोले के कहां स्थित हो, बाहर स्थित हो। तब हमको क्या करना है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने इसमें पहली स्थिति लिखी केस फर्स्ट। केस फर्स्ट केस क्या है, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है। पहली स्थिति क्या है, जब बिंदु अचालक गोले के कहां स्थित है, बाहर स्थित है। कहां स्थित है, बाहर स्थित है। तो हमने क्या किया, माना एक अचालक गोला लिया, माना एक अचालक गोला, ये हो गया, जिसका केंद्र O है, ठीक है। एक अचालक गोला ले लिया, सॉरी अच्छा सा बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो माना हमने एक अचालक गोला लेना है, हमको कैसा गोला लेना है, अचालक गोला लेना है। तो माना ये अचालक गोला हो गया, ठीक है। कंसीडर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। अभी भी एग्जैक्ट नहीं आया है, थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं स्फीयर, ठीक है। तो हमने माना एक अचालक गोला लेना है हमको, ओके, ये मान लिया। तो माना एक ठोस अचालक गोला जिसका केंद्र O हो गया और त्रिज्या कैपिटल R हो गई। इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया था, प्लस Q आवेश दिया। तो जब हम इस अचालक गोले को प्लस Q आवेश देते हैं तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर, कहां पर, इसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसके आयतन पर ये क्या हुआ, इसका एक समान रूप से वितरण हो गया, आयतन पर बट गया ये, ठीक है। ये बट गया आयतन पर। अब इसका हम आयतन आवेश घनत्व कैलकुलेट करेंगे। तो आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या आएगा, इसका आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, Q की, ठीक है। Q कितना आ गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहला इक्वेशन आ गया, पहला समीकरण आ गया। अच्छा, अब आप कब कैलकुलेट कर रहे हैं, अचालक गोले के बाहर। तो ये हमने आयतन आवेश घनत्व कैलकुलेट कर लिया। इसका क्या ज्ञात किया है, आयतन आवेश घनत्व। क्या कैलकुलेट किया आपने, आयतन आवेश घनत्व को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने माना कि गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के बाहर, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के बाहर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। Q का मान क्या आया था, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर, स्मॉल r दूरी पर कहां, इस अचालक गोले के बाहर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दूरी आपकी कितनी है, r है। कितनी दूरी है, ये r है, ठीक है। तो इस r दूरी बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए r को त्रिज्या लेते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। स्मॉल r को त्रिज्या लेते हुए एक हमने बंद पृष्ठ का निर्माण किया या किसका निर्माण किया, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। फिर से ध्यान दें, माना एक ठोस अचालक गोला जिसका केंद्र त्रिज्या कैपिटल R है। जब इसको प्लस Q आवेश देते हैं तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर, कहां पर, आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो आयतन आवेश घनत्व से हमने इसका आवेश ज्ञात कर लिया। अब अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्मॉल r को त्रिज्या लेते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो हमने ये बंद पृष्ठ बना दिया या गॉसियन पृष्ठ बना दिया इस प्रकार से। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ds। अब देखो क्या पढ़ा हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा कैसे होती है, आवेश से दूर की ओर या बाहर की ओर, या आगे बाहर की ओर। और इस पर अभिलंब बनाओगे तो इसी दिशा में बन जाएगा n के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण या प्लस Q आवेश के कारण इसकी दिशा कैसे होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये हमने इसकी दिशा बना दी, किधर की तरफ, बाहर की तरफ इसकी दिशा बना दी।
अच्छा, अब आपने बाहर की तरफ इसकी दिशा बना दी, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, किससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है? बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। किससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स? ये हमने अचालक गोला बनाया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे तब? फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से निकलने वाला, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या बताया? कंसीडर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग सेंटर और रेडियस कैपिटल R, when plus q charge is given to it, then it will be uniformly distributed over its volume, so volume charge density, and from center of sphere O at a distance small r, point P situated outside the sphere, at which electric field intensity is to be determined. So to calculate the electric field intensity by taking r as a radius, we form a closed surface or Gaussian surface. So flux passing through the closed surface, तो बंद पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? कुल फ्लक्स निकलेगा phi बराबर पृष्ठीय समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इतना निकलेगा। अब इस पॉइंट पर देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब कैसे एक दूसरे के समांतर है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब कैसे एक दूसरे के समांतर है, और समांतर है तो फ्लक्स कितना आएगा? phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन EDS cos 0, EDS cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो फ्लक्स कितना आएगा? phi बराबर E कांस्टेंट हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा ds का, और ds का जब आप पृष्ठीय समाकलन करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या बना? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे लिख भी लेना कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds का पृष्ठीय समाकलन बराबर 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों? गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, उससे हमने ऐसा लिखा है इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, तो बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से, बाय गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं? गॉसेस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स पास होता है phi, वो होता है 1/ε0 into q। गॉस की प्रमेय में अपन ने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? इसका चार्ज कितना है? कैपिटल Q है, तो हमने क्या पढ़ा था कि बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकलेगा वो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों की तुलना कर दी। तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 एवं 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो यहाँ से E की वैल्यू चाहिए तो वो क्या आ जाएगी? E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई कैसे? अचालक गोले के कारण। कब? जब बिंदु अचालक गोले के कहां स्थित हो? बाहर स्थित हो। कहां स्थित हो? बाहर स्थित हो। उस स्थिति में हमने ये क्या ज्ञात की? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। तो देखो, जो हमने अचालक गोले के कारण आई है और खोखले गोले के कारण आई है, वो दोनों एक ही बात है। देखो, यही सूत्र तो उसके लिए आया था, ठीक है ना। फिर देखें हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ से डिफरेंस आएगा कि हमने क्या किया, समीकरण 1 से Q का मान और रख दिया यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से आपने इसमें किसका मान रखा? Q का मान और रखा। तो ये क्या आएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई ε0, और Q का मान क्या है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू आर स्क्वायर। ये समझ आ गया? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q की जगह हमने क्या लिखा? रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, और ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। ये मान रखे हमने, वैल्यू रखी। जैसे आपने वैल्यू रखी तो देखो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया, जो तीव्रता का सूत्र आया, E बराबर ये 4 पाई से 4 पाई गया तो क्या बचा? रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई अचालक गोले के बाहर। कब आ गई? जब बिंदु कहां स्थित हो? अचालक गोले के बाहर स्थित हो। ये तीव्रता देखो जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के वर्ग के कैसे आ गई? व्युत्क्रमानुपाती आ गई। दूरी के वर्ग के अचालक गोले के केंद्र से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बात समझ में आई? क्या बताया आपको? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस ऑफ phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज और नॉर्मल उसी डायरेक्शन में, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये कांस्टेंट है, सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा ds का। जब आप ds का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू गोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आप इक्वेशन हमने क्या लिखा? गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से बाय गॉस थ्योरम phi इक्वल टू 1/ε0 इनटू q। अब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इसको कंपेयर कर दिया तो e इनटू 4 पाई r स्क्वायर 1/ε0 इनटू q। तो यहां से e की वैल्यू कैलकुलेट हमने कर ली। नाउ पुट वैल्यू ऑफ q फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन से q की वैल्यू पुट करेंगे तो q की वैल्यू क्या है? रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा? रो r क्यूब अपॉन 3/ε0 r स्क्वायर। तो यहां पर देखो तीव्रता जो है वो अचालक गोले के कारण गोले के बाहर स्थित बिंदु के वर्ग के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे है? वर्ग के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की कि दूसरी स्थिति क्या बनेगी इसमें। ये पहला केस हो गया, हम बात करते हैं केस 2 की। सेकंड स्थिति की बात करते हैं, स्थिति नंबर 2। स्थिति 2 क्या है? देखिए केस 2 क्या है? केस 2 ठीक है, जब बिंदु अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, when point is situated on the surface of non-conducting sphere। क्या है? जब बिंदु अचालक गोले के कहां स्थित हो? पृष्ठ पर स्थित हो। कहां स्थित हो? पृष्ठ पर स्थित हो। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि when point is situated on the surface of non-conducting sphere, when point is situated on the surface of non-conducting sphere, जब ये अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तब हम कैसे लिखेंगे इसको? तो ध्यान दीजिए, ये इस टाइप से डायग्राम बनेगा आपका। ये पूरा बाहर वाला पोर्शन इसका हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। इसके बाहर कोई भी बिंदु नहीं होगा, ये अचालक गोला आपका इतना हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या किया? इसको ये वाला पॉइंट P कह दिया। अब इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हमने क्या किया? फिर से स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया, तो एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना दी। अब हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और धनावेश के कारण इसकी दिशा कैसे होती है? आवेश से दूर की ओर, आवेश से बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर बन गई E वेक्टर और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इसी दिशा में। ठीक है। नाउ we have to calculate electric field intensity due to solid non-conducting sphere when point is on the surface of sphere। कब? when point is on the surface of sphere। so when point is on the surface of sphere then small r equal to capital R। so by taking r as a radius, ठीक है, o as a center and r as a radius we form a closed surface or Gaussian surface। ठीक है। हमें जब सतह पर इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए हमने क्या किया? यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बना दिया या गॉसियन पृष्ठ बना दिया। जैसे आपने यहाँ पे क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन किया, एक बंद पृष्ठ बनाया, गॉसियन पृष्ठ बनाया, तो आपने क्या कह दिया? स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है। अब इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं पहले। इंटेंसिटी आपने क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली। क्या? कि स्मॉल r आपका इक्वल है यहाँ पे कैपिटल R के। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। क्या ये? q अपॉन r स्क्वायर। तो इस स्मॉल r को आप क्या लिख देंगे? कैपिटल R स्क्वायर। अब दिए गए गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है, इसको जो आवेश वितरित किया वो नियत है, तो आपकी ये इंटेंसिटी क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई, मतलब नियत हो गई। कितनी हो गई? ये कांस्टेंट हो गई, मतलब क्या हो गई? नियत हो गई। अच्छा, अब आप इस q की वैल्यू पुट करें तो आपने क्या पढ़ा था? रो इक्वल टू क्या? आवेश बटे आयतन। तो 4/3 पाई r क्यूब। तो q क्या बना? यहां से q बना आपका क्या? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये बन गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये मान रखते हैं यहाँ पे। कब है ये स्थिति? ये स्थिति कब है? जब बिंदु सतह पर है। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q को क्या लिखेंगे, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान दें यहाँ पे कि ये क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये वाली 4 पाई से ये वाला 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला कितना रह गया, ध्यान दें, ये आपका फॉर्मूला बच्चा, इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला आपका कितना रह जाएगा, ये बचेगा आपका फॉर्मूला, ये बचेगा आपका E इज इक्वल टू क्या बचा, E इक्वल टू क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रो r अपॉन 3, रो कैपिटल R अपॉन 3, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, कहां आ गई ये, पृष्ठ पर, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये कहां आ गई, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी तीव्रता क्या है, नियत है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी इसकी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। फिर से ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम में ध्यान दें कि we have to calculate electric field intensity due to this solid non-conducting sphere when point is on the surface, point is on the surface, और जब when a point is taken on the surface, then by taking O as a center and small r as a radius, we form a closed surface or Gaussian surface. So electric field on the surface is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon capital R square। कैसे, यहाँ पर आपने जो इंटेंसिटी पढ़ी थी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो इस स्मॉल r जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करोगे वैसे वैसे ये वेरी करेगी, लेकिन यहाँ तो दोनों इक्वल हो गए ना, इक्वल हो गए तो स्मॉल r को मैंने कैपिटल R लिख दिया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये कांस्टेंट या नियत आएगी। फिर देखो इसकी आगे की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट की थी, रो इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, तो यहां से q कैलकुलेट कर लिया, अब ये q यहां पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की वैल्यू क्या रखोगे आप, रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर, एक r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा तो r बचा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, e क्या आ गया, रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसमें दो केस हो गए, कौन से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अचालक गोले में दो स्थितियां हो गई। अब हमको इसकी तीसरी स्थिति की बात करनी है कि जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, कब बात कर रहे हैं, जब बिंदु कहां स्थित हो, अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा 5वां अनुप्रयोग चल रहा था, 5वां अनुप्रयोग चल रहा था, हमने इसमें पढ़ा जब बिंदु बाहर स्थित है, पहली कंडीशन, दूसरी पढ़ी सतह पर स्थित है, अब तीसरी पढ़ेंगे जब बिंदु कहां है, अचालक गोले के अंदर स्थित है। तो अब देखिए इसकी थर्ड कंडीशन केस 3, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, थर्ड कंडीशन केस 3। केस 3 क्या है, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r का जो मान है वो छोटा है किससे, कैपिटल R से। क्या कहा है, जब बिंदु कहां स्थित हो, ठोस अचालक गोले के अंदर स्थित हो, कहां स्थित हो, ठोस अचालक गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कहा, माना कि एक ठोस अचालक गोला है जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या कैपिटल R है, या आपने लिया, माना एक ठोस अचालक गोला ले लिया जिसका केंद्र O हो गया और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो माना एक ठोस अचालक गोला लेना है आपको जिसका केंद्र और त्रिज्या कैपिटल R है, उसको हमने आवेशित किया, तो हमने क्या कहा, माना एक ठोस अचालक गोला जिसका केंद्र O हो गया और त्रिज्या कैपिटल R है। जब इसे हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, इसका केंद्र बना दिया, ये केंद्र हो गया इसका O, इसकी त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल R हो गई। जब इस अचालक गोले को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर, कहां पर, आयतन पर, पृष्ठ पर वितरित नहीं होगा, अचालक में कहां वितरित होगा, आयतन पर, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, क्या कहा, माना एक ठोस अचालक गोला जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या कैपिटल R है, जब इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर
एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अतः ये हो गया वितरित। क्या? कंसीडर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन प्लस q चार्ज इज गिवन टू इट देन इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। फिर आगे देखें, अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के अंदर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर देते हैं या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर देते हैं। क्या बताया आपको? स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये बंद पृष्ठ बना दिया आपने या गॉसियन पृष्ठ बना दी। तो इस गॉसियन पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व कैलकुलेट करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि और धनावेश के कारण इसकी दिशा कैसे जाएगी, आवेश से दूर की ओर या बाहर की ओर। इस सतह पर अभिलंब बनाओगे तो इसी दिशा में बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो गॉसियन पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ का या बंद पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, क्या बताना है आपको? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस, सरफेस सॉरी नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अचालक गोला है तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस, डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ गॉसियन सरफेस। तो आयतन आवेश घनत्व अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू, इसका हमने ये गॉसियन पृष्ठ में पूरा आवेश तो आ नहीं रहा है, गॉसियन पृष्ठ जो बनाई है इसमें क्या पूरा आवेश आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल आवेश इस गोले का हमने मान लिया कैपिटल Q। तो इसमें पूरा कैपिटल Q तो आया नहीं, उसका कुछ भाग आ गया। क्या हुआ, कुछ भाग है, तो वो आवेश हमने क्या मान लिया, Q डैश। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व बराबर चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू चार्ज क्या है इसका, Q डैश मान लिया गॉसियन सरफेस का चार्ज, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस का चार्ज चाहिए ना आपको, गॉसियन सरफेस का चार्ज चाहिए तो वॉल्यूम भी गॉसियन सरफेस का आएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो आयतन क्या बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, आयतन इसका क्या बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये समझ आ गया। अच्छा, अब आप देखें अगर, तो यहाँ पे हमें रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रो की। तो रो का मान ज्ञात करने के लिए, रो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और ये वैल्यू क्या है आपके पास में Q डैश। तो आप Q डैश को क्या करें, रो के टर्म्स में एलिमिनेट करें। तो अगर हम एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक समीकरण ये बन गया, लेकिन अगर हम संपूर्ण गोले के कारण आयतन आवेश घनत्व कैलकुलेट करते, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर having radius capital R, non conducting sphere having radius capital R, कैपिटल R त्रिज्या के अचालक गोले का, कैपिटल R त्रिज्या के अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व, तो ये तो रो ही रहेगा, लेकिन टोटल आवेश कैपिटल Q हो जाएगा, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा। और ये लिखेंगे हम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से पहले में क्या लिखेंगे आप, Q डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल किया, इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q डैश क्या आ जाएगा, Q R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, Q
क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ये बात समझ में आ गई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। फिर से ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, समझे, फिर से ध्यान दें। माना एक ठोस अचालक गोला जिसका केंद्र हो त्रिज्या कैपिटल आर है, जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो ये आवेश अचालक गोले के आयतन पर, कहां पर, आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब अचालक गोले के केंद्र O से वितरित हो गया, अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के अंदर, क्योंकि तीव्रता हम यहाँ पे कहां ज्ञात कर रहे हैं, अचालक गोले के अंदर ज्ञात कर रहे हैं, तो केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अचालक गोले के अंदर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अचालक गोले का जो गॉसियन पृष्ठ बनाया अचालक गोले के अंदर, तो गॉसियन पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, आवेश बटे आयतन। अब इस गॉसियन पृष्ठ का आवेश कितना है, q डैश, आयतन क्या है 4/3 पाई r क्यूब, इसके अंदर गुणा कर दो, गुणा कर देंगे, या हमने सिंपली इसको ऐसे कैलकुलेट किया। अब इस पूरे गोले की बात करें, संपूर्ण गोले का आयतन आवेश घनत्व, तो ρ बराबर q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब बन जाएगा। इसका हमने इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया। तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपने यहाँ पे q डैश कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से q कैलकुलेट कर सकते हो, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका, दोनों में हमने रो कैलकुलेट कर लिया और इन दोनों रो की कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दिया इनका रो का। तुलना करोगे तो q डैश अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये समझ आ गया। तो देखिए बच्चों, ये हमने क्या किया, q डैश कैलकुलेट कर लिया, ये गॉसियन सरफेस का चार्ज, ये गॉसियन सरफेस का आवेश ज्ञात कर लिया। किसका आवेश ज्ञात किया है, गॉसियन सरफेस का आवेश ज्ञात किया है। किसका, इस गॉसियन पृष्ठ का या बंद पृष्ठ का आवेश ज्ञात किया है ना। दिस इज द चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये चार्ज को हम लिख लेते हैं। आपकी वैल्यू क्या आई है चार्ज की, चार्ज की वैल्यू की अगर हम बात करें, इस आवेश की मात्रा की बात करें तो ये कितना आया है, q डैश इज इक्वल टू, इस आवेश की बात करें तो ये कितना आया, q डैश इज इक्वल टू qr क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, qr क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। ये कौन सी, थर्ड इक्वेशन हो गई, तीसरा समीकरण बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कौन सा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। तो आगे इसमें हमें क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बना दिया था या गॉसियन पृष्ठ बना दिया था। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमको गणना करनी है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस या फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो हमने लिखा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब यहां पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब कैसे एक दूसरे के समांतर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब कैसे समांतर है, तो कोण कितना बना, 0 डिग्री, कोण कितना बना, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नॉर्मल टू द सरफेस पैरेलल, सो एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो कोण यहाँ पे 0 डिग्री बना। तो आपका फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन EDS cos 0, और cos 0 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1 होगी। तो फाई इक्वल टू आएगा आपका, E कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा ds का, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब आप ds का पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो ये क्या बनेगा, फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर,
और क्या लिखें, गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, गॉसियन टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। इसको आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर हो गई है 4। ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करें तो ध्यान दें, बाय गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, बाय गॉसियस थ्योरम। क्या लिखे, बाय गॉसियस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से। गॉसियस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, q डैश है, क्योंकि ये पूरा चार्ज तो आ नहीं रहा है, इसमें टोटल चार्ज इनक्लोज नहीं कर रही है, पूरा चार्ज इसके अंदर थोड़ी आ रहा है, कोई कुछ भाग आ रहा है, तो इस भाग को हमने q डैश कहा। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 5। अब देखो आगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ऑन कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, तुलना करें तो ये क्या बना, e इंटू 4πr² इक्वल टू 1/ε0 इंटू q डैश। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। अब यहां से समीकरण 3 से हमने इसमें क्या किया, q डैश का मान रख दिया। किसका मान रख दिया, q डैश का मान रख दिया। कहां से, समीकरण नंबर 3 से। तो हमने क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ q डैश, क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ q डैश, वैल्यू ऑफ q डैश फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से q डैश का मान रखने पर। एक बार फिर से ध्यान दें, हमने एक क्लोज सरफेस बनाई थी, या गॉसियन पृष्ठ बनाया था, बंद पृष्ठ बनाया था, या गॉसियन पृष्ठ बनाया था। तो हम क्या कहें कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो आपका आ जाएगा phi इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E डॉट ds। आप क्या लिखेंगे, phi इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E ds। अब यहाँ पर देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब कैसे एक दूसरे के समांतर हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब समांतर हैं, तो कोण कितना बना, 0 डिग्री बना। cos 0 की वैल्यू क्या, 1 हो गई। तो E कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, सरफेस इंटीग्रेशन पृष्ठीय समाकलन ds का पृष्ठीय समाकलन करोगे तो 4πr²। अब आपने इसको 4πr² क्यों लिखा, क्योंकि ये छोटी सी सरफेस है, तो सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आ जाएगा। बाय गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से हमने क्या लिखा, phi इक्वल टू 1/ε0 इंटू q डैश, क्योंकि गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो इसका चार्ज हमने q डैश कंसीडर किया। यहाँ पे इन दोनों की तुलना कर देंगे, इन दोनों की तुलना कर देंगे, तो e इंटू 4πr² इक्वल टू 1/ε0 इंटू q डैश। हम यहाँ से q डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ q डैश का मान रख देते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया क्या, क्लोज सरफेस से ये फ्लक्स आ गया और ये गॉस थ्योरम से फ्लक्स आ गया, इसको कंपेयर कर दिया। अब हम q डैश का मान रख रहे हैं, यहाँ पे q डैश की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ध्यान दे दो, जैसे ही आप यहाँ पे q डैश की वैल्यू पुट करोगे, q डैश का मान रखोगे इसमें, तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझे। q डैश की हमने इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, q डैश का क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, q डैश का मान रखते हैं। तो देखिए q डैश की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ q डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो आपने यहाँ पे q डैश की जैसी वैल्यू पुट की, तो ये क्या बनेगा, e इंटू 4πr² इक्वल टू 1/ε0 इंटू q डैश क्या है आपके पास में, QR³ डिवाइडेड बाय R⁻, ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, E चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपने क्या किया, ये r² से r³ कैंसिल होगा, तो एक r बच गया। क्या बच गया, एक r बच गया। तो E क्या आएगा आपके पास में, E आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 QR/r³। ये आपका फॉर्मूला आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं, क्या आया याद करें,
1/4πε0 QR डिवाइडेड बाय RQ। तो यहां से देखें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के केंद्र से दूरी के समानुपाती है। केंद्र से वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस दूरी के समानुपाती है। ठीक है, जो केंद्र है और केंद्र से उस दूरी जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके समानुपाती है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे एट सेंटर, अगर हम इसमें बात करें केंद्र पर, तो एट सेंटर केंद्र पर कितनी होगी तीव्रता, तो एट सेंटर केंद्र की बात कर रहे हैं, ये अचालक गोले के केंद्र पर कितना होगा, तो एट सेंटर स्मॉल r कितना हो जाएगा आपके पास 0, स्मॉल r सेंटर पे कितना हो जाएगा 0, केंद्र पर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो E बराबर 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q 0/r3। तो टोटल क्या आ गया आपके पास में, कुल तीव्रता कितनी हो गई 0 हो गई। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई 0 हो गई। तो अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी होती है 0। अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0। ठीक है, तो ये हमने इसमें 3 कंडीशंस पढ़ी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिकम 0। तो इसमें ये हमने 3 कंडीशन पढ़ी कि जब बिंदु बाहर स्थित हो, सतह पर स्थित हो और अंदर स्थित हो। अब हम इसमें बात करते हैं ग्राफ की कि इनमें ग्राफ कैसे बनेंगे या ग्राफ की क्या कंडीशन होगी, किस प्रकार से इसमें इस डिस्टेंस और इंटेंसिटी का ग्राफ बिहेव करेगा, तीव्रता और दूरी का ग्राफ किस तरह से व्यवहार करेगा, इसको देखते हैं। तो देखिए, तीव्रता और दूरी के लिए हमें ग्राफ बनाना है। किस किस में ग्राफ बनाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ग्राफ बनाना है और दूरी में ग्राफ बनाना है। तो ध्यान दें कि पहली कंडीशन आपने जो पढ़ी फर्स्ट केस में, पहली स्थिति क्या पढ़ी थी, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि स्मॉल r आपका बराबर है कैपिटल R के, तो यहाँ पे आपकी E इक्वल टू क्या आया था 1/4πε0 Q/R²। और थर्ड कंडीशन आपने पढ़ी कि जब बिंदु अंदर स्थित है तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई, E बराबर 1/4πε0 QR/R3। ये 3 कंडीशन है। फिर हमने इसमें पढ़ा केंद्र पर क्या होगी, सेंटर पर। सेंटर पे आपने पढ़ा एट सेंटर केंद्र पर R की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो तीव्रता कितनी आ गई 0। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं कि ठोस अचालक गोले के केंद्र पर, किसके, ठोस अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। पहला पॉइंट क्या कहा, ठोस अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बिकम 0। फिर केंद्र से हम आगे चले थोड़ा सा, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया, ये सेंटर हो गया इस पर 0। अब सेंटर से सरफेस की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है दूरी के। तो केंद्र से जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते हुए सतह तक जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि अचालक गोले के केंद्र से सतह की ओर जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाते जाते हैं, r का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, E समानुपाती है R के। E किसके समानुपाती है, R के। फिर इसका मान सतह पर अधिकतम हो गया, सतह पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया या अधिकतम हो गया, जो कांस्टेंट होता है। फिर जब बिंदु बाहर होता है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हम इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ बनाते हैं। किस किस में ग्राफ बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में। तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है।
वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ओके, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। अब ध्यान दें कि आपके केंद्र पर कितनी आई है, 0। तो ये पहला पॉइंट हो गया, केंद्र पर आपकी 0 हो गई। फिर केंद्र से जैसे जैसे सतह तक दूरी बढ़ाते गए तो ये समानुपाती है दूरी के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के कैसे है, समानुपाती है। तो दूरी हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो ये दूरी के समानुपाती हो गई यहां तक, ठीक है। अब जैसे हम सतह पर पहुंचे तो तीव्रता क्या हो गई, सतह पर अधिकतम हो गई, मैक्सिमम हो गई, या हम कह सकते हैं ये तीव्रता क्या हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। कहां कांस्टेंट है, सतह पर। सतह पर कैसी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कांस्टेंट है या नियत हो गई। तो ये कांस्टेंट हो गई इस पॉइंट पर, ठीक है। इस बिंदु पर क्या हो गई, ये नियत हो गई। फिर हम सतह के बाहर जैसे निकले तो दूरी बढ़ाएंगे तो तीव्रता की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। यहाँ पे E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। यहाँ पे E क्या है आपका, कांस्टेंट है, नियत है, मतलब कैसी है E की वैल्यू, नियत है। E की वैल्यू यहाँ पे कैसी है आपकी, कांस्टेंट है। तो हमने लिख दिया E इक्वल टू कांस्टेंट। और आउटसाइड द सरफेस, बाहर कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये कहाँ है, आउटसाइड द सरफेस, ये कहाँ है, ऑन द सरफेस, और ये कहाँ है, इनसाइड द सरफेस। अब देखो यहाँ पे ये अंदर है अचालक गोले के, ये कहाँ है, अंदर, ये सतह पर, और ये बाहर। तो यहाँ क्या कंडीशन है कि स्मॉल r की जो वैल्यू है वो लेस देन है कैपिटल R के, यहाँ स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, और यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन है कैपिटल R के। तो इसमें अगर आप अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये हमने गॉस की प्रमेय की पांचों एप्लीकेशन पढ़ लिए। पहला, अनंत विस्तार की चालक तार के कारण या अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी, एक चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी, अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 हो गए। चौथा क्या पढ़ा था, खोखले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये पांचवा पढ़ा, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपको एक ठोस अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस पर 0.5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दें। एग्जाम्पल क्या है आपका, अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर having radius 10 centimeter, ठीक है, and charge 0.5 micro coulomb. Calculate electric field due to it. Calculate electric field इंटेंसिटी ड्यू टू इट। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है एट सेंटर मतलब केंद्र पर। दूसरी क्या है, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। थर्ड कंडीशन क्या है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। और फोर्थ कंडीशन क्या है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर से ध्यान दें, देखो क्या गिवन है। अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक ठोस अचालक गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है एवं उसका आवेश 0.5 माइक्रो कूलाम है। क्या कहा है, एक ठोस अचालक गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसका आवेश 0.5 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। पहला है केंद्र पर, दूसरा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर, और केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर। यह आपको सॉल्व करके बताना है। तो हम देखो पहली कंडीशन की बात करते हैं, एट सेंटर। पहला पॉइंट है आपका, ए पार्ट है, सॉल्व करते हैं हम इसको। कहां बताना है, एट सेंटर, केंद्र पर बताना है। तो अभी तो हमने पढ़ा सेंटर पर क्या होती है, इंटेंसिटी 0, पहले का आंसर।
केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। तो केंद्र पर ये E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। फिर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड में आपसे क्या पूछा है? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। क्या पूछा है? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझना है इस बात को। ये आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है। ठोस अचालक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। आपको कहां बताना है? 8 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ये अंदर ही तो हुआ। ये पॉइंट कहां हुआ? अचालक गोले के अंदर। कहां हुआ? अंदर। तो आपसे कहां पूछ रहे हैं? ठोस अचालक गोले के कारण गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। कहां बतानी है? गोले के अंदर बतानी है, ठीक है। तो हम पहले Q की वैल्यू देखते हैं। कैपिटल Q क्या है? 0.5 माइक्रो कूलम। बदलो इसको, 0.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम Q आ गया। आपको स्मॉल r गिवन है कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तो 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदल गया। ये कैपिटल R कितना है आपके पास में? कैपिटल R है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये सारे टर्म हमने कन्वर्ट कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इनसाइड ये इन है ना, अंदर है, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाय RQ। इसमें ये मान रखो, इसमें ये वैल्यू पुट करो और फाइनल आंसर बड़े इजी गोइंग आ जाएगा आपके पास में। तो देखो हम वैल्यू पुट करते हैं। E in इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। कैपिटल Q की वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू स्मॉल r की वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10 की पावर -2 और कैपिटल R क्यूब की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू क्या है? कैपिटल R की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सबको ये लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है प्रॉपर्ली सारे, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब, तो देखो ये कौन सी कंडीशन थी? बी कंडीशन थी। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E in इक्वल टू, देखिए जरा, 8 5 जा 40, 8 पंजे 40, तो एक के बाद दशमलव है तो 4 बचा। तो आपने लिखा 9 इंटू 4। क्या लिखा? 9 इंटू 4। और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8, क्योंकि -6 और -2 कितना हो गया? -8 डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व करें तो ये देखो, एक जीरो से इसको कैंसिल किया तो -1 पावर रह गई और -1 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर आएगी -3। कितनी आएगी? -3। अब देखिए इसको आगे सॉल्व किया आपने तो ये -3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 10 की पावर -5 बचेगी। आगे लिखें तो इनसाइड कितना आ गया? 36 इंटू 10 की पावर 4 कैंसिल आउट करके, मतलब ओवरऑल क्या है आपका फॉर्मूला? वो वैल्यू क्या है? 3.6 इंटू 10 की पावर 5। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, न्यूटन प्रति कूलम 10 से गुणा भाग करते हो, तो ये अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। कहां प्राप्त हो गई? अचालक गोले के अंदर। कहां प्राप्त हो गई? अचालक गोले के अंदर, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन देखिए, हमको कहां करना है? 10 सेंटीमीटर मतलब गोले की सतह पर। अचालक गोले की कहां ज्ञात करना है? सतह पर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन में कि अचालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है, ठीक है। कहां ज्ञात करना है? सतह पर। अचालक गोले के सतह पर जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, मतलब सी पॉइंट में ज्ञात करेंगे, तो आपको कैपिटल R गिवन है कितना है? 10 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करें तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। इसके कारण आपने क्या पढ़ा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। आगे सॉल्व किया आपने तो क्या बना? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q कितना है आपके पास में? 0.5 इंटू 10 की पावर -6
और कैपिटल आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ गया। देन फाइनली आप इसको सॉल्व करो तो एक जीरो से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -1, -6 से ये कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर कितना बचा 3। तो आपने क्या लिखा E इक्वल टू 9 इंटू 0.5, 9 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2 बच गया। ठीक है, अब फाइनली आप इसको सॉल्व करें तो देखो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से गुणा किया तो 9 पंजे 45, 9 5 जा 45 और ये -2 ऊपर गया तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये सरफेस पर आ गया। कहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई सतह पर। कहां प्राप्त हो गई सतह पर। अब एक और कंडीशन है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब सतह से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बाहर आ गया बिंदु। कहां आ गया बाहर आ गया। जब आप बाहर कैलकुलेट करोगे तब देखो कैसे आएगा फॉर्मूला। ये बिंदु कहां है अचालक गोले के कहां स्थित है बाहर स्थित है, और अचालक गोले के बाहर स्थित है तो हम बाहर कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बात पर ध्यान देना। इस अचालक गोले के बाहर आपको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा आपको फिर डी कंडीशन में ये बाहर है तो स्मॉल आर हो गया, कितना है ये 20 सेंटीमीटर है, इसको बदल दो तो 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना है 0.5 10 की पावर -6, 0.5 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है 20 इंटू 10 की पावर -2 इसका क्या स्क्वायर। अब इजी हो गया बहुत हमारे लिए सॉल्व करना। क्या आएगा ये 9 5 जा 45, तो ये हमने क्या लिखा 4.5। ठीक है, 9 5 जा 45 तो ये क्या बना 4.5। एक बात और ध्यान दें, ये -6 से इसको कैंसिल किया तो ये 10 की पावर 3 रह गई। कितनी रह गई 10 की पावर 3। और एक बात और ध्यान दें, ये 0 से ये कैंसिल किया तो ये -1 रह गया। सॉल्व करें तो ये बचा 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करो तो ये 4 हो जाएगा और 10 की पावर -2, -1 का स्क्वायर तो 10 की पावर -2। अब फाइनल वैल्यू चाहिए आपको तो E इक्वल टू ये बन जाएगा 4.5 अपॉन 5 सॉरी अपॉन 4 -2 ऊपर गया तो 10 की पावर कितनी बन गई 5 बन गई। अच्छा, तो फाइनली ये क्या सॉल्व होके आया, फाइनल वैल्यू क्या आई इसको सॉल्व करने के बाद डिवाइड लगाएं तो 1.0 क्या आया सॉरी 1.1 क्या आया 1.1 और इंटू 10 की पावर 5 अप्रॉक्स न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना। ये हमारा जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग थे, पांचों अनुप्रयोग हमने कंप्लीट किए हैं। अब आपके इसमें 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। जैसे हमने एक गोला है उसके कारण दाब कितना होगा, आवेश दिया उसके कारण दाब कितना होगा, बुलबुले को आवेशित करने पर उसका संतुलन पढ़ेंगे। तो ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे इस चैप्टर में। साथ साथ में हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल करे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों टॉपिक और हम इसके बाद इसके जो कुछ और न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है इस सभी के प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है, अच्छे से नोट्स बनाते जाना है इन सभी चीजों के, ताकि आपको आगे कोई समस्या ना आए। साथ साथ में आपको क्या करना है जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से याद करते जाना है, क्योंकि आप जब तक याद नहीं करेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे। पुराने चैप्टर्स की जो चीजें हैं वो आगे के चैप्टर्स में लिंक है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कहीं मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछूं किसी की, अब आपने पुरानी चीजों को अगर अच्छे से याद नहीं कर रखा है तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी या कम आएगी। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने हैं 10 हैं आरबीएससी में। और हम अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में इसके 7 चैप्टर्स हैं, 7 to 8 चैप्टर्स हैं किसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के।
तो ये सारी चीजें जो आपको अभी पढ़ाई जा रही हैं, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक्स हैं। क्या है ये? बेसिक्स हैं। और जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आप आगे की चीजें काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप जब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उन सब में भी काम आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। आगे आने वाला चैप्टर हम विभव के बारे में समझेंगे, तो चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं, पुरानी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्या कर रहे होंगे, इनको प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके अगर कोई भी सजेशंस हैं तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए, आपके सजेशंस देखकर उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।